हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं आयुर्वेद के लक्षण। आयुर्वेद के लक्षण या परिभाषा की बात करेंगे, साथ ही साथ आयुर्वेद के प्रयोजन क्या है, उद्देश्य क्या है, एम क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। हम लोग चरक संहिता का जो प्रथम चैप्टर है दीर्घ ज्योति अध्याय के अंतर्गत ही एक एक करके टॉपिक पढ़ रहे हैं। ये आपका 5th नंबर का टॉपिक है, आयुर्वेद से लक्षण तथा प्रयोजनम, ऐसा कुछ करके टॉपिक दिया हुआ। आइए पहले देखते हैं आयुर्वेद के लक्षण, क्योंकि हम लोग जानते हैं जब एग्जाम में लक्षण करके आता है तो हम लोग कंफ्यूज आते हैं। हम लोग एग्जाम में हम लोग अभी तक क्या पढ़े हैं, आयुर्वेद की परिभाषा पढ़े हैं, आयुर्वेद का प्रयोजन पढ़े हैं, लेकिन आयुर्वेद का लक्षण कभी नहीं सुना था। लेकिन आपके सिलेबस में आयुर्वेद के लक्षण के रूप में है। तो लक्षण का क्या मीनिंग है? लक्षण का मतलब होता है परिभाषा, डिफिनेशन। क्या है लक्षण का मतलब? परिभाषा या डिफिनेशन। तो आइए देखते हैं आयुर्वेद। सबसे पहले आयुर्वेद है क्या? आयुर्वेद जो शब्द है दो शब्दों से मिलकर बना है, आयु प्लस वेद। आयु प्लस वेद है। कहीं ना कहीं ये क्या कर रहा है, एक ग्रंथ है। क्या है? एक संहिता है, एक ग्रंथ है। जितनी भी चरक संहिता सुश्रुता आयुर्वेद के ग्रंथ तो ही है। तो ये क्या है, एक ग्रंथ होता है। आयु का जो ज्ञान कराए उसको आयुर्वेद कहते हैं। इसको आयु प्लस वेद, इसकी संधि विच्छेद होगी, आयु प्लस वेद। अब इसको हम लोग बात करेंगे कि चरक ने इस आयुर्वेद का जो लक्षण या परिभाषा या डिफिनेशन, परिभाषा या डिफिनेशन जो है कहाँ कहाँ पर दिया है? दो जगहों पे दिया है। एक तरह से पहला पॉइंट जो देख रहे होंगे, चरक सूत्र एक पहले चैप्टर में दिया है। दूसरा पॉइंट जो है वो 30वें चैप्टर में दिया है, सूत्र स्थान के अंतिम चैप्टर में। एक आयुर्वेद अमृता नाम जो है चरक ने सूत्र के 25वें चैप्टर में बोला है। तो आइए एक एक करके हम लोग डिफाइन करते हैं। ये जो ग्रंथ है आयुर्वेद, कहीं ना कहीं आयु का जो ज्ञान कराए उसको आयुर्वेद की बात कर रहा है, अर्थात आयु से संबंधित होगा। तो यहाँ पर देखेंगे, पहले दूसरा पॉइंट हम लोग करेंगे, तद आयुर्वेदय तित्य आयुर्वेद, अर्थात जो आयु का ज्ञान कराए उसे आयुर्वेद कहते हैं। तो ये चीज क्लियर है कि ये दूसरा पॉइंट क्या है, जो आयु का ज्ञान कराए उसे आयुर्वेद कहते हैं। इसकी मीनिंग आप लिख लीजिएगा। अब आते हैं, जब आयु की बात कर रहे हैं तो अब इसी पॉइंट को और अच्छे से एक्सप्लेन चरक ने सूत्र स्थान के पहले चैप्टर में किया है। इसलिए हमने पहले इसको डिफाइन कर दिया कि जो आयु का ज्ञान कराए उसे आयुर्वेद कहते हैं। जो ग्रंथ आयु का ज्ञान कराए उसे आयुर्वेद कहते हैं। अब देखते हैं फर्स्ट नंबर का पॉइंट क्या है कि यहाँ पर कहा गया है, यहाँ आयु के 4 टाइप बोले गए, 4 प्रकार बोले गए हैं। कौन कौन से? हित आयु, हिता हितम, सुखम दुखम, आयुतस्य हिताहितम, मानम च तच्च यत्रोक्त आयुर्वेदम स उच्यते। तो इसकी मीनिंग हम लोग समझेंगे कि जो ग्रंथ, जिस ग्रंथ में, यहाँ पर इसको डिफाइन कैसे किया गया कि जिस ग्रंथ में 4 प्रकार की आयु, जिस ग्रंथ में, आयुर्वेद एक ग्रंथ है, हम लोगों ने पहले ही कह चुके हैं। तो जिस ग्रंथ में 4 प्रकार की आयु, अर्थात हितायु, हित मतलब हितायु, अहित मतलब अहितायु हो गया, सुखायु और दुखायु, इन चारों प्रकार के आयु के लिए क्या पथ्य है, मतलब क्या हित है, मतलब क्या चीजें इन चारों आयु के लिए क्या हित है और क्या अहित है, अर्थात क्या अपथ्य है, तथा आयु का प्रमाण तथा आयु का मान, मतलब 4 प्रकार की आयु के लिए क्या पथ्य है, क्या अपथ्य है। जिस ग्रंथ में 4 प्रकार की आयु अर्थात हित आयु, अहितायु, सुखायु, दुखायु के लिए क्या पथ्य है, क्या अपथ्य है, तथा आयु के मान, मान का मतलब कि उसके प्रमाण और अप्रमाण के बारे में कर रहा है, तथा साथ ही साथ आयु का स्वरूप क्या है, मतलब हितायु का व्यक्ति कैसा होगा, उसका स्वरूप का लक्षण क्या होगा, अहितायु वाले व्यक्ति का उसके लक्षण क्या होंगे या स्वरूप क्या होगा, सुखायु वाले व्यक्ति के लक्षण क्या होंगे, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और दुखायु वाले व्यक्ति के स्वरूप या लक्षण क्या होंगे, कि स्वरूप का ज्ञान जिस संहिता में होता है, जिसके द्वारा बताया जाता है, जिस संहिता के द्वारा बताया जाता है, उसे हम आयुर्वेद से सह उच्यते, उसे आयुर्वेद कहते हैं। एक बार और बोल देते हैं कि जिस ग्रंथ में 4 प्रकार के आयु अर्थात हितायु, अहितायु, सुखायु, दुखायु के हित अर्थात पथ्य, अहित अर्थात अपथ्य, एवं अथवा तथा आयु के मान अर्थात प्रमाण अप्रमाण तथा आयु के स्वरूप का ज्ञान को बताता है, उसको हम लोग आयुर्वेद कहते हैं। तो ये तो बात होगी आयुर्वेद के डिफिनेशन या परिभाषा की बात हो गई या लक्षण की बात होगी। साथ ही साथ तीसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे, चरक ने सूत्र 25 में ये बोला है आयुर्वेद अमृता नाम। तो दो टर्म है अमृत, हम लोगों ने अमृत का नाम सुना है कि कहते ना कि जो समुद्र मंथन के समय अमृत निकलता था तो उसको राक्षस और देवता ने समुद्र मंथन किया था, तो देवताओं को अमृत मिला था जिसकी वजह से वो अजर अमर हो गए। तो
तो यहाँ जो अमृत का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो जिस व्यक्ति की जितनी आयु है तो उस आयु को निरोग रहकर वो जिए, अर्थात रोग रहित होकर जिए, स्वस्थ रहकर जिए। यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट है कि आयुर्वेद का जो पालन करेगा वो क्या होगा, बिल्कुल स्वस्थ जिएगा। इसलिए बोला गया आयुर्वेद अमृता नाम, आयुर्वेद अमृत के समान है। तो इस तरह की चीजें यहाँ बोली गई। अब बात आती है कि हितायु किसे कहते हैं, अहितायु किसे कहेंगे, सुखायु किसे कहेंगे, दुखायु किसे कहेंगे। तो बात करते हैं हितायु। नाम है हित, हित का मतलब जो दूसरे का कल्याण करे या कल्याण की भावना हो, दूसरे का परोपकार करे, दूसरे के धन को कभी अपना न समझे, साथ ही साथ क्या है कि दूसरे की सहायता करे, तो ये हितायु वाले व्यक्ति होंगे। इनसे भिन्न जो होंगे, इसके विपरीत क्या होंगे, अहितायु होंगे, अर्थात दूसरे को हमेशा कष्ट पहुंचाए और या दूसरे के धन को अपना समझे, तो इसको हम लोग अहितायु की श्रेणी में रखेंगे। सुखायु क्या होता है, सुखायु वो व्यक्ति होता है जिसको कोई शारीरिक और मानसिक व्याधि न हो, जिसको कोई शारीरिक और मानसिक व्याधि न हो, जो खास तौर से वो व्यक्ति जो कि युवावस्था में हो, युवावस्था वाला व्यक्ति सुखायु होता है। क्योंकि बाल्यावस्था में देखते हैं थोड़ा सा रोग ज्यादा होते हैं और वृद्धावस्था में भी वात जनित रोग बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन जो युवावस्था वाला व्यक्ति होता है वो सुख की अवस्था में होता है। तो सुखायु वाला व्यक्ति युवावस्था की कंडीशंस में होता है। साथ ही साथ बल जो अष्टविध सार अर्थात जो बलवान व्यक्ति होता है वो सुखायु होता है। इसके भिन्न, इससे भिन्न क्या होता है, दुखायु होता है। तो ये कहीं न कहीं हम लोगों ने आयुर्वेद के लक्षण परिभाषा की बात कर लिया। अब आते हैं आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है। प्रयोजन का मतलब क्या होता है, एम क्या है, टारगेट क्या है। तो प्रयोजन का मतलब क्या हो जाएगा, एम, एम या उद्देश्य, उद्देश्य, ठीक है ना। एम या उद्देश्य क्या है, इस आयुर्वेद का उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य तो एक ही है कि स्वस्थ रहना, स्वस्थ रहना, और अगर व्यक्ति रोगी है तो उसको सुखी करना या रोगों को दूर करना। तो देखेंगे यहाँ पर दो प्रयोजन बताया गया है। ये पहला प्रयोजन चरक सूत्र 30 में बताया गया है, जो दूसरा प्रयोजन है चरक सूत्र 1 में बताया गया है। तो दोनों को हम लोग को लिखना है, जब भी पूछे तो हम लोग को दोनों को लिखना है। दिखा प्रयोजनम तस्य, तस्य का मतलब आयुर्वेद की बात कर रहा है, किसकी, आयुर्वेद की। प्रयोजनम तस्य स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण, अर्थात स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण, जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके स्वास्थ्य की रक्षा करना। क्या है, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना। आतुर से विकार प्रशमनम च, जो आतुर मतलब रोगी, आतुर मतलब क्या होता है, रोगी। जो व्यक्ति रोगी है उसके विकार अर्थात रोग को प्रशमन अर्थात दूर करना, यही इसका प्रयोजन है। दो प्रयोजन हो गया, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण अर्थात स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, जो व्यक्ति स्वस्थ है उसके स्वास्थ्य को बनाए रखना, और जो व्यक्ति रोगी है उसके रोगों को दूर करना, निवारण करना। ये दो प्रयोजन हो गए। अब देखते हैं दूसरा जो प्रयोजन है चरक सूत्र 1 में बताया गया है। यहाँ दिया है धातु साम्यम क्रिया चोक्ता तंत्र से प्रयोजनम, धातु साम्य क्रिया चोक्ता तंत्र से प्रयोजनम। धातु साम्य का मतलब क्या होता है कि धातु का मतलब यहाँ है, धातु का मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र। धातु टर्म धातु नॉट ओनली 7 धातुएं बट आल्सो दोष धातु मल मूत्र इत्यादि को साम्य करना। क्योंकि रोग क्यों होते हैं, रोग कब होते हैं, तो रोग जब हम लोग कहते हैं ना कि धातुएं अगर विषम है, अगर साम्यावस्था में है, तो कहते हैं ना साम्यावस्था में है, साम्यावस्था में है, तो क्या होता है, व्यक्ति स्वस्थ होता है, व्यक्ति स्वस्थ होता है। यही धातुएं अगर विषम हो जाए, विषम हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा, रोग की उत्पत्ति होगी। लेकिन अब रोग हुआ है, धातुएं विषम हुई है, धातुओं का मतलब चाहे दोष हो सकता है, धातु हो सकता है, मल हो सकता है, मूत्र हो सकता है। अगर ये विषम हो गई तो इसको उनको कुछ उपाय के द्वारा क्या करते हैं, साम्यावस्था में लाते हैं, साम्यावस्था या सिंपली साम्य करते हैं, इक्विलिब्रियम में लाते हैं, जो उनकी प्रमाण है उसको प्रमाण में लाते हैं। तो विषम होने का मतलब या तो वो बढ़े हुए प्रमाण में है, अपनी मात्रा से बढ़े हुए हैं, या घटे हुए मात्रा में है, मतलब या तो बढ़े हुए हैं या तो घटे हुए हैं। तो उसको क्या करना है, साम्यावस्था मतलब इक्विलिब्रियम, जो उनकी प्रॉपर अमाउंट होती है, मात्रा होती है हर एक धातु की या दोष धातु मल की, उस मात्रा में लाना। यही क्या है धातु साम्य क्रिया चोक्ता, धातुओं के जो विषम हो गई है उनको साम्यावस्था में लाना ही उसकी चिकित्सा है, क्रिया है।
ये तंत्र का मतलब होता है आयुर्वेद, तंत्र मतलब होता है आयुर्वेद, आयुर्वेद तंत्र का मतलब आयुर्वेद का यही प्रयोजन है। तो उम्मीद है ये लेक्चर बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। अगर लेक्चर अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और धन्यवाद।